तो हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 6 जो कि है हमारा जैव प्रक्रम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा श्वसन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? श्वसन पढ़ने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करते हुए यह क्लास हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन एक बात, इससे क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम लोगों ने भोजन से कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं यह टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग यह क्लास शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे हम लोग श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बोर्ड के लिए भी आपके लिए अच्छा है और आपके नॉलेज के दोनों के लिए भी बढ़िया है। ठीक है, तो समझो क्या होता है, पहले समझो श्वसन क्या होता है। तो हमारा श्वसन क्या होगा? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन किसे कहते हैं? तो देखो, सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन नहीं कहते हैं, लेकिन जो सांस गई है, ऑक्सीजन गई है, उससे भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? देखो समझो फिर से, ऊर्जा से मतलब भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की, उत्पन्न करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब श्वसन के देखो, अब श्वसन के प्रकार या समझो श्वसन को बांटा कितने भागों में गया है, मतलब जो उसकी क्रिया विधि है उसके आधार पर श्वसन को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। समझो, पहला, दूसरा, थोड़ा यहाँ पहला लिखते हैं और थोड़ा ऊपर ऊपर लिखते हैं, पहला, दूसरा, और ये हमारा लिखता है तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तीसरा। अब समझो पहला क्या हो, हमारा पहला कौन सा है? पहला हमारा क्या है? पहला हमारा बाह्य श्वसन। अब समझो बाह्य श्वसन क्या होता है। बाह्य श्वसन। ठीक है, अब समझो बाह्य श्वसन क्या होता है। बाह्य श्वसन के बाद क्या समझे, क्या होगा कि हमारा को गैसीय विनिमय। ठीक है, गैसीय विनिमय मतलब गैसिंग का अदला बदलाव या फिर अदल बदल। मतलब विनिमय मतलब क्या होता है? मतलब पहले यहाँ से यहाँ जाए फिर यहाँ से यहाँ, विनिमय मतलब यह हो। अभी इसका तब नंबर आएगा, इसको हम लोग डिटेल में बताएंगे। ठीक है, और क्या है मतलब कोशिकीय, कोशिकीय श्वसन मतलब कोशिका में श्वसन। अभी कोशिकीय श्वसन को भी बताएंगे क्या होता है। ठीक है, तो समझो अब हमारा बाह्य श्वसन। अब सोचो बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? देखो, हमारी नाक से लेकर वायुमंडल में, ठीक है, हमारी नाक से लेकर वायुमंडल में गैस का बाहर निकलना और अंदर जाना, मतलब ऑक्सीजन का अंदर जाना। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। तो चलो समझो इसे हम लोग लिखते कैसे हैं। तो हम लोग कहेंगे इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में वायुमंडल में, इस प्रक्रिया या भी बाह्य श्वसन में, ठीक है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया में वायुमंडल, वायुमंडल से, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करने ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की क्या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को मतलब वायुमंडल में छोड़ने की प्रक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। कहते हैं बाह्य श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। समझ गए? अब समझो
गैसीय विनिमय क्या होता है। बाह्य श्वसन तो समझ गए, ठीक है। अब समझो गैसीय विनिमय क्या होता है। देखो हमारे कोशिका से, ठीक है, समझो यहाँ समझ लो गैसीय विनिमय क्या है। ये हमारा मान लो फेफड़ा है, ठीक है, ये हमारा फेफड़ा है समझ लो, ठीक है, ये हमारा फेफड़ा है समझ लो, ठीक है। और फेफड़ा से मान लो यहाँ उंगली में मान लो, ठीक, यहाँ तक, फेफड़ा में यहाँ से ऑक्सीजन आने की क्रिया और यहाँ से कोशिका से यहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो जाए, उसके बाद यहाँ फेफड़ा तक फिर आने की प्रक्रिया तो क्या कहते हैं, गैसीय विनिमय कहते हैं। देखो यहाँ से मतलब श्वसन अंग से कोशिका तक, मतलब जो कोशिका एक है, एक ऊतक है, वहां तक आने की प्रक्रिया और यहाँ से फिर जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, गैसीय विनिमय कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, श्वसन अंग से ऊतक तक तथा ऊतक से श्वसन अंग तक ऑक्सीजन आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को आने की जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गैसीय विनिमय कहते हैं। मतलब गैसीय का आदान प्रदान हो रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, क्योंकि जो ऊर्जा प्राप्त होती है ऑक्सीजन से वो कहाँ होती है, वो हमारे एक लास्ट ऊतक की, मतलब यहाँ से हर जगह समझो एक एक छोटी से छोटी जगह में ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे इस प्रक्रिया में क्या लिखेंगे, इस प्रक्रिया में श्वसन अंग से, इस प्रक्रिया में श्वसन अंग से ऊतक, या फिर लिखेंगे ऊतकों तथा ऊतकों से श्वसन अंग तक कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के विनिमय को, क्या है, विनिमय मतलब क्या होता है, अदलाव बदलाव। मतलब ऑक्सीजन आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ से क्या है, यहाँ आ रही है तो ऑक्सीजन यहाँ जा रही है, ठीक है। मतलब अदलाव बदलाव को, ठीक है, क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं। आप लोग समझ रहे हैं विनिमय का मतलब, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के विनिमय को क्या कहते हैं, गैसीय विनिमय कहते हैं। देखो हम लोग एक आपको सारे वीडियो में एक ही बात कहते हैं कि आप लोग अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिए। देखिए अभी हम लोग इसको, यदि हम खुद ही इसको दोबारा लिखते हैं तो ये बदल जाएगा डेफिनेशन। क्यों, क्योंकि हम लोग समझ लेते हैं और फिर अपनी भाषा में लिख के बताते हैं, जिससे आप लोगों को आसानी में समझ में आए। इसी प्रकार आप लोग यहाँ समझिए, फिर आप लोग अपनी भाषा में बना के लिखिए, कोशिश किया करिए कि आप अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा और आपको बेहतरीन तरीके से एग्जाम में लिखने को मिलेगा, ठीक है। आप समझो कोशिका श्वसन क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। देखो और एक बात समझ लीजिए, गैसीय विनिमय क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। देखो इसे यहाँ लिख सकते हैं, इसे यहाँ यही लिख देते, कोई जगह नहीं है तो इसे हम लोग यही लिख दे रहे हैं, इसे श्वासोच्छ्वास क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अभी देखो ये आएगा श्वसन और श्वास में अंतर बहुत पूछता है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर बताइए कहते हैं। अभी हम इसको बताएंगे, ठीक है, श्वसन और श्वास में अंतर क्या होता है इस वीडियो में या फिर एक अगली वीडियो में। आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों को अंतर दोनों का एक ही वीडियो में चाहिए या फिर दोनों का मतलब अलग अलग बता दें, ठीक है। आप लोग जैसा कमेंट करेंगे हम वैसा आपको बता देंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि एक तरफ श्वसन लिखें एक तरफ श्वास लिखें और एक ही साथ दोनों को बताएं, यदि आप लोग ऐसा चाहते हैं कि पहले श्वसन को बता दें फिर श्वास को बताएं तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। या फिर आप लोग चाहते हैं कि हम इधर पहले श्वसन लिखें इधर श्वास लिखें तो दोनों को एक साथ लिखें, ठीक है। यदि आप लोग चाहते हैं कि पहले श्वसन लिख दें या फिर श्वास पहले लिख दें, इसके बारे में पूरा बता रहा है, फिर दूसरी वीडियो में श्वसन के बारे में बता दें, तो आप लोग ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं। आपको जैसा चाहिए आप वैसे कमेंट कर दीजिए, हम आपको ऐसे बता देंगे, ठीक है। तो चलो समझो आगे क्या है हमारा, कोशिकीय श्वसन।
अब ये कोशिकीय श्वसन क्या है, देखो कोशिकीय श्वसन क्या होता है समझो, यहाँ जगह नहीं हम लोग यहाँ से बता देते हैं। कोशिकीय श्वसन क्या होता है, देखो पहले समझो कोशिकी मतलब कोशिका कहाँ होती है, हमारे शरीर के अंदर होती है, तो ये हमारा बाहर का तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें लिखेंगे कोशिकीय, यह प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका के अंदर होती है यह प्रक्रिया। ठीक है, क्या क्या होती है, यह कोशिका के अंदर होती है, ठीक है। अब समझ गए, अब समझो कोशिका के अंदर होती है, इसमें और क्या होता है, देखो इसमें जो भोजन से हमारा पदार्थ निकला, भोज्य पदार्थ से, ठीक है, जो ग्लूकोज बना है, भोज्य पदार्थ मान लो भोजन ही समझ लो, भोज्य पदार्थ से क्या है, भोज्य प्रजान और ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें टूटता है, ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है। ऊर्जा किसमें होता है, एटीपी के रूप में होता है, इसे समझो क्या है, इस प्रक्रिया में कोशिका के अंदर होता है, ठीक है। इसमें भोज्य पदार्थ क्या है, भोज्य पदार्थ, ठीक है, इसमें भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब O2 की क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या है, उपस्थिति में क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, जल, या फिर यहां लिखो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा, ठीक है, क्या होता है, इस भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल यहां लिखेंगे तथा जल में टूट जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, या फिर जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा किसके रूप में होती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो क्या किसके रूप में होती है, एटीपी, ठीक है, एटीपी के में होती है। एटीपी का मतलब क्या है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी के रूप में जो होती है, ठीक है। अब इसका समझो, इसका मतलब क्या होता है, इसका समझो पूरी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में कोशिका के अंदर होती है, या मतलब यह प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है। इसमें भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल में टूट जाता है, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, जो एटीपी के रूप में होती है, जो उसमें ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में होती है। अब समझो, यहाँ आप लोग दिख रहा होगा, इसे समझो, यहाँ होता क्या है, देखो भोज्य पदार्थ समझ लो, यहाँ समझो, एक मान लो एक वो हम समीकरण बना देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, भोजन, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक, और क्या है, जल H2O, ठीक है, जल लिखे या H2O, बात ठीक है, H2O, और क्या होगा, ऊर्जा, तो भी किसमें, एटीपी के रूप में, ठीक है, एटीपी के रूप में ऊर्जा। देखो समझो, भोजन से ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलती है, ठीक है। आप समझो, इसे हम लोग इरेज करके ऊपर लिखते हैं, इससे आप लोगों को दिखने लगे, ठीक है, इसे पूरा इरेज कर देते हैं और इसे हम लोग ऊपर से लिखते हैं पूरा। तो बिल्कुल आप समझो, ये जब जो ये समीकरण है ये भी नीचे था, अभी हम लोग इरेज करके इसको ऊपर लिख दिए। अब ठीक है, आप समझो कि ये जो हमारा क्या है, ये हमारा एक समीकरण है, देखो जिसमें भोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये जब विघटित होता है मतलब टूटता है, तो किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूटता है, ठीक है। यदि हम लोग इसको भोजन के मतलब जो
अंदर जो भोज्य पदार्थ किसके रूप में होता है उसके रूप में लिखें, ठीक है। तो भोजन किसके रूप में होता है, तो ग्लूकोज के रूप में। क्या होता है, C6H12O6, ये हमारा क्या है, ये हमारा है ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना होता है हमारा, जब मतलब क्रिया करती है तो एक मतलब मान लो जैसे मान लो कि हम किसी को देते हैं कोई चीज, या हम 1 किलो देंगे कि आधा किलो देंगे, ठीक है, ये एक मतलब तौल होता है, ठीक है। उसी प्रकार ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हर जगह ऑक्सीजन के अणु अलग हो सकते हैं क्रिया करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्रिया करने के लिए कितने होंगे, 6O2, ठीक है, 6O2। अभी देखो यहाँ 6 क्यों आ गया, आप लोग इसका भी हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, समीकरण संतुलित करने की प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे, तो ये समझेंगे कि यहाँ 6 कैसे लिखेंगे, ठीक है। और समझो अब किसमें क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन कितनी बनेगी, CO2 6, ठीक है, CO2 है, और यहाँ 6 क्यों लगा अभी सब सारा कुछ समझाएंगे, ठीक है। और देखो जल 6H2O, ठीक है। और क्या हो गए, इसमें ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा किसके रूप में होगी, एटीपी के रूप में। तो कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 673 कैलोरी, ठीक, कितना 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा होती है, जो हमारा कितना होता है, जो हमारा होता है 38 एटीपी, कितना होता है 673 कैलोरी, कितना होता है 38 एटीपी, 38 एटीपी कितना होता है, जो हमारा 673 कैलोरी ऊर्जा होती है, जो मतलब भोजन देखो समझो इतने ग्लूकोज में, ठीक है, कितने इतने ग्लूकोज में कितना होता है 600, मतलब ग्लूकोज के एक अणु है, ठीक है। उस अणु के एक अणु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कितने 6 अणु के, ठीक है, उपस्थिति में कितना 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणु निकलेंगे, इतना 6 अणु किसके जल के निकलेंगे। और क्या है, जितने ऊर्जा हमारी प्राप्त कितनी होगी 673 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, जो कि हमारा 38 एटीपी है, ठीक है। और जो कि हमारा मतलब ये श्वसन की उपस्थिति में, यदि भाई अश्वसन मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी श्वसन होता है, अभी आप लोग आगे पढ़ाएंगे आपको तो समझाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए, इसमें ये समीकरण दोनों आप लोग लिख लीजिए, दोनों समीकरण आप लोग लिख लीजिएगा। आप समझो श्वसन के प्रकार, मतलब श्वसन को वो बांटा कितने भागों में गया था, मतलब जो उसके क्रिया विधि के आधार पर उसे समझ लिए हैं। आप समझो श्वसन के प्रकार कितने प्रकार का होता है श्वसन, उसे समझो। तो आप समझो श्वसन के प्रकार, तो अब हम समझेंगे श्वसन के प्रकार। देखो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा था आगे, वो क्या था, वो उसकी क्रिया विधि के आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया था वो था, ठीक है। तो अब ये जो समझेंगे, ये हम लोग समझेंगे इसके वायु, मतलब वायु की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में जो श्वसन को बांटा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। मतलब श्वसन की उपस्थिति में एक उसके अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है। देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक श्वसन होता है, और एक बिना उसकी उपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन वहां होती भी नहीं है तब भी हमको ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। वो कब होती है, उसे क्या कहते हैं, अब समझो आगे उसे हम लोग बताते हैं। तो देखो श्वसन के ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, और एक अनुपस्थिति में, इस 2 भागों में बांटा गया है। श्वसन के प्रकार कितने हैं, 2 भागों में। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है वायवीय श्वसन, क्या है, वायवीय श्वसन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है अवायवीय श्वसन, क्या लिखेंगे, अवायवीय श्वसन, ठीक है। अब तो समझो वायवीय अवायवीय, ठीक है। तो पहले हम आपको बताते हैं वायवीय और फिर आपको बताते हैं अवायवीय होता क्या, ठीक है। तो समझो वायवीय पहले समझ लो, फिर वायवीय समझना। तो पहले क्या समझेंगे, वायवीय, तो यहाँ ब्लैक से लिखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वायु तथा अवायवीय श्वसन, ठीक है, वायु तथा अवायवीय श्वसन। अब देखो वायवीय श्वसन क्या होता है, देखो जब ऑक्सीजन, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा मिलती है जिससे श्वसन के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे
इस प्रक्रिया में मतलब यह प्रक्रिया, या फिर लिख सकते हैं यह प्रक्रिया, क्या लिखेंगे, यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। देखो, और इसमें सारे जीव था, मतलब जितने भी मतलब जीव होंगे, अधिकांश जीव क्या है, और लिखेंगे इसमें अधिकांश जीव क्या होते हैं, अधिकांश जीव, जैसे मान लो अधिकांश जीव मनुष्य, बकरी, भेड़, ये सब क्या है, अधिकांश जीव इसी प्रक्रिया द्वारा सांस लेते हैं। क्रिया द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है। अधिकांश जीव इसी प्रक्रिया द्वारा सांस लेते हैं। देखो अब समझो इसे, अभी हम आपको एक वो समीकरण लिख के आपको बता देंगे, बाकायदे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे समझो, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का मतलब किसे, C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण द्वारा, किसके द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, क्या है, ऑक्सीकरण द्वारा पूर्ण श्वसन हो जाता है, या फिर ऑक्सीकरण द्वारा क्या है, ऑक्सीकरण द्वारा पूर्ण रूप से, किसमें, पूर्ण रूप से जल प्लस किसमें, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता, क्या है, विघटित हो जाता है। विघटित मतलब क्या होता है, टूट जाता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्या इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, मतलब जब ये टूटेगा तो ऊर्जा मिलेगी, तो आप समझ गए। आज समझो ये जो पूरी प्रक्रिया होती कहाँ कहाँ है, एक समीकरण द्वारा हम आपको समझाते हैं, समझो। तो जैसे मान लो ये भोजन है हमारा, क्या है, भोजन है, ठीक है, ये हमारा भोजन है। अब ये किसमें विघटित होगा, मतलब किसमें टूटेगा, पायरुविक अम्ल में टूटेगा, किसमें टूटेगा, पायरुविक अम्ल में, किसमें टूटेगा, पायरुविक अम्ल में। तो इसे लिखते हैं पायरुविक अम्ल में टूट गया, किसमें टूटा, पायरुविक अम्ल में, ठीक है, पायरुविक अम्ल में टूटा। लेकिन ये टूटा कहाँ, ये भोजन पायरुविक अम्ल में कहाँ टूटा है, कहाँ पास टूटा है, कोशिका द्रव्य में, कहाँ टूटा है, कोशिका द्रव्य में, कहाँ टूटा है, ये कोशिका द्रव्य में टूटा है, ठीक है, ये समझ गए, कोशिका द्रव्य में टूटा है। और इस क्रिया को कहते हैं क्या है, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, क्या है, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को जो कोशिका द्रव में पायरुविक अम्ल में टूटा है भोजन, वो किसमें, ग्लूकोज, मतलब यहाँ मान लो ग्लूकोज है, ठीक है, यहाँ ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, भोजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसमें टूटा, पायरुविक अम्ल में टूटा, इस क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो अब आगे समझो, अब समझो ये पायरुविक अम्ल, आप ये देखो, ये पायरुविक अम्ल किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सॉरी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसके लिए क्या कहेंगे, केब्रस, मतलब केब्रस चक्र, मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में केब्रस चक्र प्रक्रिया में यह कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये प्रक्रिया कहाँ होती है, देखो पायरुविक अम्ल जब ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा, मतलब पूर्ण जो मान लो होता है, कहाँ होता है, मतलब पूर्ण श्वसन का होता है, माइक्रोकांडियम होता है, जिसे हम लोग ऊर्जा क्या कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा को पावर हाउस किसे, मतलब बहुत कंपटीशन लेवल के, मतलब कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। देखो
पूछेगा कि माइक्रो पावर हाउस किसे कहते हैं, मतलब कोशिका का पावर हाउस कहते हैं किसे कहते हैं, तो क्या कहेगा, क्या आएगा हमारा माइक्रोकांडिया होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोकांडिया क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं किसका, ऊर्जा का, ऊर्जा पावर हाउस किसे कहते हैं, माइक्रोकांडिया का, माइक्रोकांडिया का, माइक्रोकांड्रिया। तो क्या देखो ये जो प्रक्रिया केब्रेस चक्र होता है ये माइट्रोकॉन्ड्रियम होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसमें प्राप्त हमें क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये जो है ये समझो क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 6, ये 6 क्यों, मतलब जो इधर के होंगे, अभी समीकरण जब संतुलित करने का आएगा केमिस्ट्री मुझसे बता देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्या होगा, ऊर्जा 38 एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है, क्या मिलता है, ऊर्जा जो हमारी होती है 38 एटीपी, मतलब एक अणु, ग्लूकोज के एक अणु किसने ऊर्जा के 38 एटीपी बनाती है, जो हमारा कैलोरी में लिखेंगे तो क्या था 673 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, कितना 673 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब 673 कैलोरी में 38 एटीपी बनेंगे। और एक मतलब ग्लूकोज के, मतलब क्या है यहाँ ग्लूकोज यदि लिख देते हैं, क्या लिखेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज लिख दें या फिर इसका फॉर्मूला लिख C6H12O6, मतलब समझो इसके एक अणु और ऊर्जा की जो हमारे शरीर में प्राप्त होंगे वो 38 एटीपी प्राप्त होंगे, ठीक है, कितने प्राप्त होंगे 38 एटीपी। अब आगे समझो अवायवीय श्वसन, ये श्वसन आप समझ गए, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए और आप लोग अपने नोट से बनाते चलिए। अब दूसरा हम आपको समझाते हैं अवायवीय श्वसन, इसे इरेज करते हैं, ठीक है। तो अब समझो अवायवीय श्वसन, तो तब हम लोग यहाँ लिखते हैं दूसरा अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ठीक है। अब देखो अवायवीय श्वसन समझो ये क्या होता है, देखो मतलब मतलब समझो वायु मतलब जिसमें वायु उपस्थित हो, ठीक है, और देखो अवायु मतलब जिसमें ऑक्सीजन न उपस्थित हो, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, देखो समझो क्या कह रहा है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होता उसे क्या कहते हैं, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, कोई मतलब जैसे ईस्ट हमारा या फिर कोई छोटे जीवाणु एक जीव होते हैं वो ये क्रिया करते हैं, लेकिन मतलब मनुष्यों में भी एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें क्या होता है अवायवीय श्वसन होता है, लेकिन हम अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक है, आप लोग परेशान ना होइए। अब समझो अवायवीय श्वसन क्या होता है, देखो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, इसमें क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, ये एक कोश की जीव, क्या है, ये एक कोश की जीव, जैसे कौन कौन से, जैसे एक कोश की जीव, जैसे ईस्ट, जैसे ईस्ट, ठीक है, जैसे ईस्ट, ये या फिर कोई ईस्ट है या फिर कोई एक उसकी जीव है, वो क्या है, वो अवायवीय श्वसन करता है, इसमें लिखना है अवायवीय श्वसन करता है, ठीक है। और क्या लिखना है इसमें, इसमें इस क्रिया में या फिर, ठीक है, इस क्रिया में मतलब अवायवीय श्वसन में, ठीक है, यहां इसमें लिख ले तो ज्यादा आसान रहेगा, इसमें ग्लूकोज को क्या है, ग्लूकोज को
पहले मतलब पहले चरण में क्या होगा, देखो कोई भी श्वसन क्रिया होती है वो 2 चरण में संपन्न होती है, ठीक है। इसमें पहले चरण में क्या होगा, पहले चरण में पायरुविक अम्ल में, या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं पायरुवेट कहते हैं, क्या कहते हैं पायरुवेट, क्या कहते हैं पायरुवेट, ठीक है। इसमें ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित कर दिया जाता है या फिर तोड़ दिया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज को इसमें एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल में तोड़, एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में विघटित, विघटित मतलब क्या होता है, तोड़ दिया जाता है, ठीक है। विघटित दिया जाता है, देखो समझे, इसमें किसमें विघटित कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल में। देखो अब हम इसका एक समीकरण बताते हैं आपको, ठीक है। कितना समीकरण इसका बताते हैं, ठीक है। अब समझो समीकरण, समझो एक, देखो ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज, ठीक। इस ग्लूकोज से क्या बनेगा इधर पायरुवेट अम्ल, पायरुवेट अम्ल क्या प्राप्त होगा, पायरुवेट अम्ल। इसे हम लोग पायरुवेट, पायरुवेट इसे हम लोग कहते हैं पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल एसिड, ठीक है, पायरुविक अम्ल, ठीक है। अब देखो अब यहां से क्या होगा, ये वाले समझो, ये मेन है, ये तो देखो दोनों में, इसमें क्या है, ये किसमें होता है, ये होता है किसमें, कोशिका द्रव्य में, देखो ठीक है, ये किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में, जिसे क्या कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्या कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ठीक है। अब समझो अब इसमें आगे क्या बनता है, देखो पायरुविक अम्ल मतलब पायरुविक अम्ल बना, पायरुविक अम्ल किसके अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, या फिर लिखा ऑक्सीजन नहीं होता है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या है ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। मतलब यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता तो यहाँ क्या प्राप्त होता है, तो किसमें टूटता है, और ये होता कहाँ है, ये जो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में देखो जो होती, मतलब कोई भी ऑक्सीजन होगा तब भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्या होगा, मतलब जो श्वसन होगा ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी माइटोकॉन्ड्रियम होगा, और होगा मतलब ऑक्सीजन उपस्थित होगा फिर भी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा, जो लास्ट होता है। ये देखो ये 2 पार्ट्स में होता है, एक पार्ट्स में इतना होगा, एक पार्ट्स में इतना, जो पायरुवेट अम्ल होगा वो टूटेगा किसमें, देखो पहले यहाँ से कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया हुई, पायरुविक अम्ल बना, और फिर ये पायरुविक अम्ल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में जब विघटित होगा टूटेगा, किसमें टूटेगा, किसमें, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में, ठीक है, ऊर्जा निकल विघटित होता है और उसमें ऊर्जा निकलती है, ये बात यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा भूल गए तो यहाँ लिख दिया, ऊर्जा निकलती है, ठीक है, इसमें प्लस यहाँ ऊर्जा भी प्लस कर देते हैं, तथा प्लस ऊर्जा निकलती है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ आगे लिख लीजिएगा यहाँ, ठीक है। अब कहाँ प्राप्त हुआ, पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन के पास, ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका होती है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तो अब प्राप्त क्या होगा, देखो इसमें ग्लूकोज के एक अणु होते हैं, अरे यहाँ समझ लो,
ग्लूकोज के एक अणु रहेंगे यहाँ, कितने अणु, एक अणु, इसके दो अणु, ठीक है। तो यहां प्राप्त क्या होंगे, यहां प्राप्त होगा एथिल अल्कोहल के दो अणु, C2H5OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल। और क्या प्राप्त होगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP ऊर्जा, मतलब जो ऊर्जा होगी किसके अनुपस्थिति में, और मतलब बिना ऑक्सीजन के तब कोई ऊर्जा मिलती है, कितना होता है 2 ATP, कितना मिलेगी 2 ATP। तो अब समझो कभी कभी मनुष्य में भी क्या हो जाता है, ये अनऑक्सी शोषण हो जाता है, अवायवीय शोषण हो जाता है, इसे और क्या कहते हैं, अनऑक्सी शोषण कहते हैं, अवायवीय शोषण को अनऑक्सी शोषण भी कहते हैं। इसे हम लोग यहाँ और क्या होता है, अनऑक्सी शोषण, क्या कहते हैं, अनऑक्सी शोषण। और देखो, और जो आवी होता है यहाँ लिख देते हैं, वायु शोषण, वायु शोषण किसमें, मनुष्य में। अब हम लोग देखो, हम लोगों में भी बिना ऑक्सीजन के हम लोगों में भी ऊर्जा प्राप्त होती है। आप लोग अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी सर बोल रहे थे कि ऑक्सीजन, मनुष्य हमेशा ऑक्सीजन में की उपस्थिति में अपना ऊर्जा प्राप्त करता है, अब बोल रहे हैं कि अवायवीय श्वसन भी होता है, अभी बोल रहे थे कि वायवीय श्वसन होता है, मतलब कैसे होता है, आप लोग कंफ्यूज ना होइए, अभी हम बताते हैं, देखो कैसे होता है। देखो कभी कभी ग्लूकोज, देखो कैसे होता है ग्लूकोज, देखो पहले समझ लो होता कब है ये, ठीक है, ये होता कब है, कभी कभी अचानक हम लोग कोई काम जबरदस्ती करने लगते हैं अपने शरीर में, ठीक है, जबरदस्ती। देखो कभी कभी हम लोग अचानक जैसे कोई काम कर रहे हैं तो करते रह जाते हैं, या फिर कोई जो अचानक हम लोग दौड़ने लगे, तेज में, देखो जो पहली बार कहीं दौड़ने जाता है, टहलने जाता है, उसके पाँव दर्द करने लगते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने लिमिट से ज्यादा करने लगता है वो काम, ठीक है, मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है। अब वो क्यों आता है उसे समझो, हमारे शरीर में क्यों दर्द होने लगता है अचानक से, ठीक है, ज्यादा टहल लेते हैं या फिर ज्यादा काम करने लगते हैं, क्यों, अवायवीय श्वसन कारण, किसे, अनऑक्सी श्वसन के कारण, किसके कारण, अनऑक्सी श्वसन के कारण। देखो कैसे होता है, ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये तो आप लोग यहाँ तक सारा कुछ जानते हैं, ये क्या था, ग्लाइकोलाइसिस, ये कितना कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव्य, ठीक है, ये कोशिका द्रव्य होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसमें प्राप्त क्या होता है, क्या प्राप्त होता है, पायरुविक अम्ल या फिर पाइरुवेट, क्या प्राप्त होता है, पाइरुवेट प्राप्त होता है, ठीक है। आप समझो पायरुवेट प्राप्त होता है, लेकिन यहां समझो ये कहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये समझो, माइटोकॉन्ड्रियम तो होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है ये, लेकिन समझो माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, अब यहां पर पॉइंट आया माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन यहां ऑक्सीजन मनुष्य में अनुपस्थिति होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता, क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होता, तो क्या बनेगा, देखो इसमें समझो, इसमें पहली बात तो ऊर्जा मिलती है, लेकिन ये कहां परिवर्तित होता है, क्या परिवर्तित होता है, किसमें परिवर्तित होता है, ये समझो, ऑक्सीजन हुआ, इसमें क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, यहां समझो, यहां लिखिए, क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल, और 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है, समझो कितना ATP प्राप्त होता है, 2 ATP प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है। देखो मनुष्य में जब कोई अनऑक्सी श्वसन होता है तो ग्लूकोज से डायरेक्ट पायरुवेट अम्ल से लैक्टिक अम्ल से डायरेक्ट प्राप्त होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक नहीं लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल होता है कि अनुपस्थिति में डायरेक्ट 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है, जिसमें के 2 अणु होते हैं, इसके कितने अणु, 2 अणु, 2 अणु होते हैं, ठीक है, इसके भी 2 अणु होते हैं, उसके भी 2, ऑक्सीजन के 2,
तो ये पूरा आप लोग समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आप लोग इसे लिख लीजिए। देखो ये कैसे होगा, ये ग्लूकोज प्राप्त हुआ है भोजन से, भोजन के बाद ये कोशिका के द्रव में गया, मतलब जो छोटी कोशिका होती है उसमें गया, किसके माध्यम से, जब अभी हम लोग ग्लूकोज पेट से कैसे खून से होते हुए कैसे कोशिका में पहुंच गया, अभी जब परिवहन आएगा तब हम लोग ये समझेंगे ग्लूकोज वहां तक पहुंचा कैसे। ठीक है, अभी हम लोग तब समझेंगे परिवहन के द्वारा कि पहले वहां परिवहन हुआ कैसे, ग्लूकोज पहुंचा कैसे। जो ग्लूकोज कहां पर था, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव से किसमें क्या क्या परिवर्तित हुआ, कोशिका द्रव में परिवर्तित हुआ पायरुविक अम्ल में, पायरुविक अम्ल जाके किसमें पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो अब समझो, यहाँ से ऐसे समझो, देखो ये है यहाँ मतलब सब चीज उपस्थित, माइटोकॉन्ड्रिया लाइक क्या है, एलसी और बहुत मतलब पूरे 14 मतलब पार्ट्स होते हैं कोशिका में। ठीक है, 14 मतलब उसके भाव बहुत ही सहायक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और याद नहीं हमें आ रहा है, तो अभी हम आपको जैसे मान लो यहाँ केंद्रक है। ठीक है, ये हमारा केंद्रक है, केंद्रक, इसमें कोशिका द्रव है, ये हमारा क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, एम से प्रदर्शित करते हैं ये। ठीक है, ये यहाँ से मान लो पायरुविक अम्ल बना, यहाँ से ग्लूकोज आया, ठीक है, ग्लूकोज यहाँ आ गया। अब ग्लूकोज ये किसमें, ग्लूकोज ये किसमें, पायरुविक अम्ल में, अब फिर पायरुविक अम्ल के बाद इसमें जाएगा, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा और 2 एटीपी होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी मनुष्य में। यदि प्राप्त है, यदि ऑक्सीजन यहाँ है, उपस्थित है, तो फिर वो क्या कितने कैलोरी ऊर्जा बनाएगा, 673 किलो कैलोरी और 38 एटीपी बनाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए ये पूरा, तो आप लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और तो हम लोग ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को इसमें कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत, छोटे से दिक्कत से पूरे वीडियो में कहीं भी दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट करिए कि सर हमें यहाँ पास प्रॉब्लम है, तो हम आपको वहां पर उस टॉपिक के सिर्फ आपके लिए एक छोटी सी वीडियो शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में ही बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत भी, कोई जो डाउट होगा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, जिससे और हमें अधिक मोटिवेशन मिलता रहता है, जिससे कि हम आपको ऐसे ऐसे बेस्ट वीडियो देते रहें। तो चलो अब हम मिलते हैं एक अगली वीडियो में।